कि आपको याद होगा कि आपके प्राइमरी स्कूल के दिनों में जब टीचर क्वेश्चन पूछती है तो जिसको क्वेश्चन आता है वो क्या करता है और जिसको नहीं आता है वो क्या करता है। जिसको नहीं आता है वो क्या करता है, छुपक जाता है, सामने वाले की पीठ के नीचे सर छुपाता है। तो इससे ये समझ में आया कि टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है। टीचर अपॉर्चुनिटी है, उससे पूछ कर देखो जिसको क्वेश्चन नहीं आता है। और टीचर प्रॉब्लम है, उससे पूछ कर देखो जिसको क्वेश्चन आता है। इसका मतलब टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी। तो ये भी ध्यान में आ गया कि टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है, और इससे ये भी ध्यान में आ गया कि टीचर का जन्म भी एक घटना है, टीचर का मृत्यु भी एक घटना है। तो इससे ये भी ध्यान आ गया कि ये सृष्टि अनंत घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। ये पूरी सृष्टि अनंत घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। अनंत घटनाएं हैं जो लगातार घट ही रही है, इसको हम रोक भी नहीं सकते। रोज सुबह सूरज दिखाई देता है, मेरे उठने का मन नहीं है, सूरज दिखने लगा है, नहीं नहीं ये क्यों दिखने लगा है, मैं परेशान हो सकता हूं। लेकिन सूरज रोज दिखेगा, रोज शाम होगी, अंधेरा होगा। तो पूरी सृष्टि अपने किसी नियम के साथ है, उस नियम को पहचान के उसके साथ चल पाना ये मेरा काम है। जब भी मैं उस नियम को नहीं पहचानता हूं, नियम का विरोध करता हूं, इसका नाम दुख है। जब भी मैं नियम को पहचान के उसमें शामिल हो जाता हूं, इसका नाम सुख है। तो टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? घटना है। तो अब सास क्या है? सास के नाम हंसते, सास को दुर्घटना बोलते, और बहू जो है वो सुपर घटना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ घटना है, और घटना के साथ में मैं, मेरी कैपेबिलिटी, मेरा कॉम्पिटेंस घटना के साथ में चल पाने के लिए योग्य नहीं है। तो अब ये भी समझ में आता है कि क्या घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण है? देखो, घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण होंगी तो घटनाएं तो हमेशा घटती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि फिर मैं तो प्रभावित होता रहूंगा। तो घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मैं घटनाओं से कैसे प्रभावित होता हूं ये मेरे सुख दुख का कारण है। जैसा कि सुबह भी चर्चा हुआ, एक ही व्यक्ति 10 लोगों को डांटता है, क्या 10 एक समान दुखी होते हैं? नहीं होते। और मैं ही कल जिन चीजों से जैसा प्रभावित होता था, क्या आज मैं वैसा प्रभावित होता हूं? नहीं होता हूं। इसका मतलब मैं कुछ बदल गया हूं, घटनाएं तो वही हैं। आज मैं सोचूं कि वो 6th क्लास में मैथ्स में मैं फेल हुआ था, उस समय तो वो बड़ी घटना थी, लेकिन आज तो वैसा सोच के भी कोई खास बात नहीं लग रही है। इसका मतलब है जो आज बड़ी घटनाएं हैं, कल वो भी मजाक जैसा लगने वाली हैं। इसका मतलब है कल मैं नहीं रहूंगा, ये भी एक घटना है। तो जब बड़े कैनवस पे देखते हैं, जब छोटे कैनवस पे देखते हैं, तो वही चीजें बहुत विशाल दिखाई देती। अपने घर से अपना मोहल्ला देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना लंबा चौड़ा है। जब एरोप्लेन से गुजरते हैं तो अपना शहर भी ऐसा दिखाई देता है जैसे 4-6 डब्बे रखे हों। तो दोस्तों, जितना हम बर्ड व्यू से चीजों को देख पाने में सफल हो जाते हैं, उतना उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, फिर जैसा है वैसा देख पाते हैं। तो यहां इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण है कि मेरी मान्यताएं सुख दुख का कारण है, या घटनाओं की समझ ना होना मेरे सुख दुख का कारण है। बोलो, है ना? तो घटनाएं तो घटेगी,
क्या घटनाएं घटेंगी? मेरा जन्म हुआ है, शरीर जवान हुआ है, शरीर बूढ़ा होगा, बाल सफेद होंगे, चेहरे में झुर्री आएगी, ये घटना है। अब मैं स्वीकार नहीं पा रहा हूं कि बाल सफेद क्यों हो गए, चेहरे में झुर्री क्यों आ गई है, इसको नहीं आना था और मैं उसके लिए लाख कोशिश किए पड़ा हूं, वो फिर भी रुक नहीं रही है। ये क्या हो गया? इसमें करना क्या है? क्या मेहनत करके सारी झुर्रियां ठीक कर देना है और बिल्कुल 18 साल जैसा बने रहना है? क्या ये संभव है? बहुत सिंपल काम है, इतने स्वीकारना है, ये ऐसे ही होता है। जिस क्षण ये स्वीकार लिया ये ऐसे ही होता है, सारे संकट खत्म। और सारी पूरा धरती पूरा विज्ञान लगा के पीछे पड़े हैं कि नहीं चेहरे में झुर्रियां नहीं आएंगी, वो रुक नहीं रहा है क्योंकि वो भी एक नियम है। तो सार बात इतना ही समझ में आया कि नियम का विरोध ही दुख है, बाकी और कोई दुख नहीं है। नियम को समझ लेना ही सुख है, बाकी और कुछ सुख नहीं है। बाकी सुख आती जाती माया है। माया मतलब अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन सार बात इतना कि घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। किसी दूसरे ने कुछ कह दिया ये भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। जैसे हम भी एक बड़े समूह में काम करते हैं, है ना? कभी भी बड़े समूह में काम करते हैं तो सब कुछ अनुकूल होता है ऐसा नहीं है। कोई आपकी बात सही हो फिर भी स्वीकारी जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या करना, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो उसको नहीं कहना था, कैसा सोचे उस पर? मैं कैसा सोचता हूं वो बता देता हूं। किसी ने मेरे को कुछ कह दिया ऐसा जो उसको नहीं कहना था, ऐसा हो ही सकता है। तो मैं सोचता हूं कि मैं महापुरुष होता तो क्या ये ऐसा कहता? कहता? 99% संभावना है कि नहीं कहता। और फिर भी कही देता तो क्या होता? फिर भी कही देता तो मुझ तक खराब नहीं लगता, क्योंकि महापुरुष का मतलब ही है, अभी हमको महापुरुष कहना पड़ता है। यदि समझे हुए आदमी का मतलब ही है कि वो स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता है, वो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना हो उस स्थिति के साथ होता है। तो दूसरों की अयोग्यता से मैं प्रभावित होता हूं, ये मेरी अयोग्यता है। मेरे लिए आईना है अपनी स्थिति को देखने का। तो यदि ऐसा मेरे को स्वीकार हो जाता है तो मेरे घटनाओं के देखने का, घटनाओं के लेने का तरीका बदल जाता है। तो जैसे छोटा सा एक और बात शेयर करते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि हम गलतियों से दुखी, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने हाँ कहा। फिर हमारा ध्यान चला गया कि हम समस्याओं से दुखी नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है और समाधान के लिए हम क्या करें। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी दृष्टिकोण और बदलते हैं। हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? बढ़िया, हम गलतियों से सीखते हैं। देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, उसने अपने माँ बाप को झगड़ा करते हुए देखा, फिर उसने पड़ोसियों के यहाँ देखा, फिर उसने एकता कपूर के सीरियल देखे, और जब तक वो शादी के लायक हुआ तो उसने कितनी बार गलतियां देखी। अपने घर में माँ बाप के बंटवारे, भाई अपने चाचा ताऊ के बंटवारे होते हुए देखा, तो उसने गलतियां पर्याप्त देख लिए कि नहीं देखे? देख लिया। जब वो शादी के लायक होता है तो वो गलतियों से मुक्त हो जाता है कि शादी छोड़ के भाग जाता है? है? जब वो शादी के लायक होता है तो वो शादी सारी गलतियों से मुक्त हो जाता है, उसकी शादी में कोई गलती नहीं करता है, उसकी शादी में बहुत हारमोनी के साथ में जीता है कि शादी का मैदान छोड़ के ही भाग जाता है। बोल नहीं रहे हो? शादी का मैदान छोड़ के भाग जाता है पीठ दिखा के। ऐसे भगोड़े सैनिक होते हैं ना, ये जिंदगी से भगोड़े लोग। ये शादी नहीं करना चाहता है ऐसा नहीं, शादी करना चाहता है,
पर वो डरता है ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसने सारी नहीं चलती हुई देखी। तो सारी नहीं चलती हुई देख के उसके भीतर ये कॉन्फिडेंस ही चला गया कि ये चलेगी, और पहले ही दुख कम नहीं है जो एक दुख और गले लिया जाए, इसलिए शादी नहीं किया जाए। तो शादी नहीं करने के युवाओं में शादी ना करने वाली बड़ी संख्या का बड़ा प्रतिशत वही है जिसको शादी से डर लगता है, जिसको लगता है शादी नहीं चलेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अब जिनकी हो गई वो सोच रहे हैं कि हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कभी भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम गलतियों से सीखते होते, एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, हमारी सड़कें पहले से बेहतर हैं कि खराब हैं? मोबाइल, कपड़े, गाड़ियां, मकान, संबंध, ये क्या हुआ? यदि इतनी जगह हम एक्सीलेंस को प्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी को प्रूव कर रहे हैं, तो इस संबंध की जगह में क्वालिटी को क्यों नहीं जी पा रहे? गलतियों से क्यों नहीं सीख ले रहे भाई? गलतियों से सीख के अपना घर ठीक कर लो, गलतियों से सीख के अपनी शादियां ठीक कर लो, और कोई कमी है तो इतने सारे सीरियल और इतना सारा ज्ञान यूट्यूब में सब रखा ही है, सबको देख के शादियां ठीक कर लो। कितने लोगों की डिवोर्स हुई है देखो, वो पुर्तगाल में 91.6 है डिवोर्स रेट। तमाम तमाम वेस्टर्न कंट्रीज का डिवोर्स रेट 50% से लेके 91% तक है। रोज गलतियां हो रही, तो हम कैसे कह रहे हैं कि हम गलतियों से सीखते? दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तो मैं कहूं कि हम सही से सीखते हैं कि गलतियों से सीखते हैं? हम सही से सीखते हैं। हम एक परिवार में पैदा होते हैं, वहां कुछ लोग भाषा बोलते हैं, हम भाषा सीख लेते हैं क्योंकि वो सिखाना चाहता है। एक सीखा हुआ व्यक्ति जब सिखाना चाहता है तो जो सीखा हुआ नहीं है वो सीख लेता है। एक व्यक्ति चलना सिखाता है, खाना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है। हमारे परिवार में क्या ऐसा था जो हमारे परिवार में परंपरा में था, जीने में था, और हमारे जीने में नहीं आया? हमने सब तो सीख लिया। आजकल बच्चों को देख के क्या लगता है, जितना हमने सीखा वो हमसे ज्यादा सीख ले रहे हैं कि हमसे कम सीख रहे हैं? मोबाइल चलाना बच्चों को ज्यादा आता है कि अच्छा आता है कि हमको ज्यादा आता है? मोबाइल चलाना बच्चों को ज्यादा अच्छा है। भाषा बच्चों के यदि उस तरह से देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब हम कह रहे हैं कि गलतियों से सीख रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हम गलतियों से सीख रहे हैं कि सही से सीख रहे हैं? आपको याद होगा ऐसे भी एग्जाम्पल समाज में मिलते हैं कि कोई जानवर बच्चे को उठा के ले गया और उसने उसको मारा नहीं बल्कि उसको पाल दिया। वो जानवर बच्चा जब जानवरों के बीच में पला तो वो 4 पैर से चलता था, जानवरों की तरह बोलता था, उसने मानव की तरह भाषा नहीं सीखी। पुराने समय में तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते थे, अभी भी यूट्यूब वगैरह में तो मिल ही जाते होंगे। तो उसको 2 पैर से चलना नहीं आया। इसका मतलब है कि जिन जानवरों के बीच में वो पला वो जैसा चलता था, वो जैसा बोलता है, उतना ही उसको आया, मानव की तरह भाषा बोलनी नहीं आई। तो क्या मानव ने गलती कर करके भाषा सीखी? घर में देखा जाए तो इसका मतलब है जब हम घर में रह रहे, एक तरीका है जब हम जो चीजें परंपरा में आ गई हैं, खाना बनाना परंपरा में आ गया, मकान बनाना परंपरा में आ गया, गाड़ी बनानी परंपरा में आ गई। तो इस धरती पे मानव 2 लाख साल से है। 2 साल की मेहनत के बाद इस सदी में मानव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाथ डाला। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने में मानव को 2 लाख साल लगे। लेकिन एक लड़का जब हमारे परिवार में पैदा होता है, लड़का या लड़की, वो 18-20 साल का, 25 साल का होते होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेता है। तो मानव जाति को जिस काम को सीखने में, जिस काम तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे, वहां तक एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होके 25 साल में उसको सीख लेता है, बल्कि उससे आगे निकल जाता है, वो नया इनोवेशन भी करने लगता है।
तो इससे समझ में आया कि दो तरह की गतियां हैं। एक तरह की गतियां वो हैं, एक तरह का सीखना वो है जब कोई चीज धरती पे पहली बार हो रही है, मानव धरती पे पहली बार कोई चीज को सीख रहा है, वो अलग दुनिया है। लेकिन जिस दुनिया को हम बोलते हैं वो दुनिया कैसी दुनिया है? वो दुनिया वो है कि घर में किसी को बोलने आता है, चलने आता है, और एक बच्चा घर में पैदा होता है, वो उससे बोलना चलना सीख लेता है। तो घर में जो हम सीख रहे हैं वो गलतियों से सीख रहे हैं कि सही से सीख रहे हैं? बात पहुंची? तो फिर गलतियां किसको बोल रहे हैं? एक बच्चा जब पहला शब्द पहली बार पापा बोल पाया तो उसने बार बार गलतियां करके पापा बोलना सीखा, या उसने हर बार सही बोलने की कोशिश की और कुछ कोशिशों में वो नहीं बोल पाया? जिन कोशिशों में वो नहीं बोल पाया उन कोशिशों में उसको लर्निंग मिली कि कैसे बोल पाऊंगा। तो जिसको हम गलती कह रहे हैं वो गलती है कि सफलता की पृष्ठभूमि है? जिसको हम गलती कह रहे हैं वो गलती है कि सही सफल होने के लिए लर्निंग है? तो मानव गलतियों से सीखता है कि सही से सीखता है? आपकी आवाज में तो दम लग नहीं रहा है। तो कितने लोगों के ध्यान में ये आ गया कि मानव गलतियों से नहीं सीखता है, मानव सही से सीखता है, सही की परंपरा से सीखता है। मानव कभी गलती नहीं करता है, मानव कभी गलती करना नहीं चाहता है। कभी ऐसा हुआ कि आप उठे और आज आपको लगा कि आज क्या गलती करूं मैं? ऐसा है? जब किसी से भी गलती हो जाती है तो सामने वाले को क्या बोलता है? जब उसको गलती फिक्स करने की कोशिश करते हो बोलता है मैं तो वहां था ही नहीं। ज्यादा कोशिश करते हो तो बोले मेरे दोस्त ने किया, और ज्यादा कोशिश करोगे बोले जानबूझ के थोड़ी ना की है। तो कभी भी आदमी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि मैंने गलती। और मुझको लगता है कि गलतियों का बोध कराने से या गलतियों को स्वीकार कराने से हमारे भीतर अपराध बोध बढ़ा है, उससे हम मुक्ति पा गए हैं, ऐसा कहना आसान नहीं। जितना गलती गलती करना नहीं है उससे ज्यादा गलती उसका अपराध बोध को ढोना है। तो हमने लंच के पहले एक चर्चा किया कि मानव कभी भी समस्याओं से दुखी नहीं होता, समाधान ना होना उसकी पीड़ा है। तो इससे हमारे भाव और विचार में कुछ बदला कि नहीं बदला? समस्याओं के प्रति स्वागत भाव बढ़ गया, समस्याओं को स्वागत करने का साहस आ गया, जिंदगी से दो हाथ करने का साहस आ गया। जिंदगी अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है, जिंदगी लगातार सीखने समझने की क्रिया है, जिंदगी की सारी घटनाएं सीखने समझने के लिए आवाहन है। दूसरी बार में हमने चर्चा किया मानव कभी गलती नहीं करता, मानव कभी गलती करना नहीं चाहता, मानव हमेशा सही ही करना चाहता है। सही एक बार में नहीं होता है, कई बार उसके लिए प्रयास करता है। तो जिनको हम गलतियां कह रहे थे वो सही के लिए किया गया प्रयास है। कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा? हमारे माइंडसेट में, हमारे भाव और विचार में कुछ दृष्टिकोण बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा बोल के बताओ, क्या बदलेगा? इससे हमारे भाव और विचार में क्या बदलेगा? मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको अभी केवल ये बताना चाह रहा हूं कि भाव और विचार कैसे बदल सकता है, कैसे एक नकारात्मक भाव और विचार मेरे दुख का कारण हो सकता है, कैसे एक सकारात्मक विचार मेरे जिंदगी की उड़ान भरने को एक शुरुआत दे सकता है। हाँ जी बोलिए, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तो खाने का असर पूरा दिख रहा है। आमरस भी था, कल से आमरस बंद। हाँ जी बोलिए। आपको इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल भी शेयर कर देता हूं। मतलब
देखो हम तो अपनी तरफ से एक दृष्टिकोण को बोलते हैं, लेकिन वो अप्लाई कैसे होता है उसको आप लोग बताते हो। तो एक माँ ने अगले दिन आके शेयर किया रायपुर के शिविर में, बोले मेरी 5 साल की बेटी है, वो एस की जगह 5 लिखती है, 5 की जगह एस लिखती है, और मैं उसकी रोज पिटाई करती हूँ। रोज उसको ये समझाती हूँ तुम बार बार वही गलती करती हो, कितनी बार तुमको बताया है, तुम समझती नहीं हो, तुम कभी भी नहीं समझोगे, तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था। बोले अब मुझको कल की चर्चा से ये ध्यान में आ गया कि वो तो जब मैं 5 बोलती हूँ 5 ही बनाना चाहती है, वो तो सही ही लिखना चाहती है, लेकिन 5 और एस में वो सिमिलैरिटी को, 5 और एस में जो समानता है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। हमको तो लगता है जानबूझ के गलती करती है, लापरवाही में गलती करती है ना, तुम ध्यान नहीं देते हो, ऐसा वैसा रोज बच्चे को अपमानित करते हैं। अपनों को हमने सही करने के नाम पे अपमानित किया है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? पति ने पत्नी को किया है, बाकी कोई करे तो भी थोड़ा बहुत चल जाता है, जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं तो एक गहरे घाव करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को ठीक करने के लिए जब एक दूसरे को अपमानित करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो इंसल्टिंग होती है, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो एक दूसरे को, एक दूसरे के भीतर से आर पार, गोली लगती आर पार हो जाती है ना, तो ऐसी बातें आती हैं जो बिल्कुल लग के आर पार हो जाती हैं। तो ये हमेशा के लिए संबंध में दूरी पैदा करती हैं। तो इसका मतलब है यदि इतना ध्यान चला गया कि मानव मूलतः गलती नहीं करता है, मानव गलतियों से कभी नहीं सीखता है, मानव तो जब भी किसी को पता चले ना चले, लेकिन मुझको पता है कि मुझसे गलती हुई है, जैसा मैं मानता हूं, तो मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? किसी को पता नहीं है अभी, केवल मुझको पता है, तो मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। तो जो मुझको खराब लगता है, क्या मैं चाहूंगा कि मुझको खराब लगे? और यदि मैं चाहूंगा तो क्या मैं गलती करना चाहूंगा? तो ये एक अपने आप में बड़ी लर्निंग है कि मानव कभी गलती करना नहीं चाहता। यदि योजनाबद्ध तरीके से भी वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको लगता है कि ऐसे ही करके वो समझेगा तो मैंने दुख कैसे पाया था, या वो उसके सुखी होने के लिए उसकी जरूरत है। मूलतः गलती तो नहीं करता है, बस एक ही बात बार बार कह रहे हैं। कोई भी मानव योजना बना के गलती नहीं करता है, उसके अनुसार वो गलती नहीं है, उसके अनुसार वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति का तरीका है, उसके अनुसार वो उसकी भड़ास निकालने का तरीका है, उसके अनुसार वो उसके खाली होने का तरीका है। कोई भी मानव कभी ये सोच के नहीं करेगा कि आज मैं गलती करने जा रहा हूं। कोई एग्जाम्पल हो तो बता दो। और यदि ये ध्यान में आता है, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, माइक। हाँ जी, सारे माइक कितने अपने पास? सब जगह है कि नहीं? माइक कहाँ कहाँ है? माइक कहाँ पे है? बाकी माइक, कितने माइक है अपने पास? 3 माइक। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो अभी स्टार्टिंग में जब भी मतलब हम रोटी बेलना सीखते हैं, हाँ उस टाइम पे थोड़े दिन मम्मी डांटते हैं कि देखो अभी तक नहीं आया, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि वो रोटी जो है वो गोल बने। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो हम सही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम बार बार बस गलती कर ले जा रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम कुछ करना सही चाहते हैं, लेकिन कुछ और हो जाता है, वो गलत, उससे हमें ऐसा पता चलता है कि हाँ हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं सीख की तरफ। बढ़िया। हाँ जी। बच्चों की पढ़ाई को भी लेकर अक्सर यही होता है कि हम उन्हें मैथ सिखा रहे हैं या इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो बहुत बार बहुत गुस्सा आ जाता है कि यार बता रहे हैं, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ध्यान भी नहीं है उसका। कई बार वो भी होता है, ध्यान ना होना, ये यानी हम बोल कुछ रहे हैं और वो ध्यान कहीं हवे में है, तो ये भी बहुत कॉमन है।
देखो, इन सारी घटनाओं में एक ही बात है कि हम खुद को प्यार नहीं करते, इसलिए सामने वाले को प्यार नहीं करते। जब खुद को प्यार करते हैं, सूत्र है जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जब खुद को प्यार करते हैं तो सामने वाले को भी प्यार करते हैं, और जब सामने वाले को प्यार करते हैं तो उसकी गलतियां स्वीकार हो जाती। जब स्वयं के प्रति विश्वास में कमी होती है तो दूसरों की गलतियां ही दिखाई देती हैं, ध्यान गलतियों पे ही बना रहता है। और कई बार तो गलतियां देख के खुशी होते हैं, उसमें भी खुश होते हैं। खुश मतलब अंदर से थोड़ा सा ठीक लगता है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो फिर मेरे ही जैसा है। जैसे आओ चुगली चुगली खेले, इसमें क्या होता है, इसमें दो लोग मिलके एक तीसरे आदमी को पकड़ लेते हैं कल्पना में, और दोनों मिलके उसकी पिटाई करते हैं। ये दो मिलके एक ही पिटाई कर रहे हैं, दो मिलके एक हो गए हैं। ये एक होने का जो सुख है कि हम दोनों किसी एक बात पे सहमत हैं, हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। जैसे पुरुष लोगों में साथ बैठ के दारू पीने से गहरी दोस्ती हो जाती, पुरुष या महिला दोनों में साथ में चुगली करने से भी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, ऐसा लगता है। तो दूसरा, तो जब स्वयं में कमी होती है, स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है, तो दूसरों में गलतियां देख के मेरे ही जैसा है या मुझसे भी कमजोर है, तो ये थोड़ा सा राहत देता है। किसी दूसरे को देख के ये लगे कि इसकी क्वालिटी मेरे से ऊपर है, तो अपने लिए चैलेंज क्रिएट होता है, तो अपने लिए थोड़ी खराब स्थिति बनती है या मुश्किल स्थिति बनती है। अपने एग्जिस्टेंस को कोई चैलेंज कर रहा है, वो कर नहीं रहा है, हमको ऐसा लगने लगता है। कोई मुझसे अच्छा दिख जाता है तो मुझसे अच्छा कोई दिख जाए तो मैं उसको स्वीकार नहीं पाता हूं। किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए तो नकल मार के आए होंगे, किसी के पास पैसा आ गया तो नंबर 2 का आया होगा। हम कुछ भी उसकी उपलब्धियों को जीरो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसकी उपलब्धियों को स्वीकार करने का मतलब है कि अपने आप को छोटा सिद्ध करना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मैं स्वयं के प्रति विश्वास में कमी के साथ रहूंगा, जब तक मैं स्वयं के प्रति विश्वास में कमी के साथ हूं, इसका मतलब विश्वास की पूर्णता की जर्नी को मैंने नहीं देखा है। विश्वास की पूर्णता की जर्नी को मैंने नहीं देखा है, तो उसके पड़ाव मैंने नहीं देखे हैं। इसलिए मैं दूसरे को वो स्पेस ही नहीं दे पाता हूं कि वो भी अपनी जर्नी कैसे पूरी करेगा। और मेरे स्वीकार में ये है ही नहीं कि ये जो जिसको मैं गलती कह रहा हूं ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और वो गलती जिसको मैं गलती कह रहा हूं ये लर्निंग प्रोसेस है। ऐसे ही वो लर्निंग प्रोसेस को लगा के आगे बढ़ता है, डरने की जरूरत नहीं है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो जितना मेरे भीतर कॉन्फिडेंस रहता है उतना मैं दूसरे को स्पेस दे पाता हूं। जितना मैं डरा हुआ रहता हूं, स्वयं में विश्वास में कमी के साथ रहता हूं, उतना ही मैं लगातार दूसरे को टोकते रहता हूं। देख 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 ये गलती ना हो जाए, देख 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 ध्यान रखना, देख 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 पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, देख देख तुम्हारे खानदान में ऐसा ही है। डरा हुआ आदमी लगातार गलतियां ना हो जाए इसका ही ध्यान देता है, और विश्वास से भरा हुआ आदमी कैसे सामने वाला विश्वास से भर जाए, उसके लिए क्या सपोर्ट करना है, उसका ध्यान इस बात पे बना रहता है। क्या लगता है, कौन बोल के बताएगा मैंने क्या बोला? कितने लोगों तक बात पहुंची? बात पहुंच रही है आप तक? आप सुन पा रहे हैं? बात पहुंच पा रही है? कौन बोल के बताएगा? हाँ जी, कौन बोलेगा? माइक, गुड। आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्णता से विश्वास भरा इंसान दूसरों को एक मौका देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो करने की कोशिश कर रहा है अगर वो होता है तो सफल है, नहीं हो रहा है तो असफलता है, इट्स नॉट अ गलती। हाँ, नहीं होता है तो भी सफल होने के लिए कोई लर्निंग है। हाँ, तो लॉस कभी भी नहीं है जी। लेकिन दूसरी ओर वो इतना इनसिक्योर है, अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी पर्सनालिटी या अपनी ईगो बचा के रखने के लिए वो दूसरों में गलती ढूंढता है, और लगातार गलतियों के होने से उसके भीतर की इनसिक्योरिटी को वो टच करता है, फियर को टच करता है जी। तो लगातार हम जो हमारे माँ बाप के लेवल से, या अभी हमारे भी जो बच्चे, हमारे थोड़ा सा आगे की स्थिति बेहतर है इस मामले में,
देखो हमारे माता पिता ने, पीछे की पीढ़ी ने गरीबी देखी, जी। उसकी भाषा में गरीबी है। देखो देखो ध्यान रखना है, अपनी औकात ध्यान, अपनी अपनी जितनी चादर उतने पैर, और हम, है ना, हम इस चीज के लायक नहीं है, या हमको अपने आप को संभाल, तो उसकी भाषा में गरीबी। तो अपने भीतर इनसिक्योरिटी होना, जो सुबह बात हो रही थी कि अपने भीतर में इनसिक्योरिटी होना, अपने अंदर में फियर होना, तो हमारी सारी लैंग्वेज फियर और इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है। जी जी। तो जब मैं इनसिक्योरिटी और फियर से ड्रिवन होता हूं, तो इसमें ना मैं खुद को, इसका मतलब ये कि मैं खुद को प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये कि दूसरे को प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये है कि दूसरों की गलतियां देखूंगा और अपने में भी गलतियों से डरा हुआ रहूंगा जी। और लोग क्या कहेंगे, इससे मैं पूरी तरह से नियंत्रित होता हूं। तो मैं मेरी जिंदगी जी ही नहीं रहा हूं। जी। तो एक जो कहावत है कि आप नींबू को निचोड़ोगे तो जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो अगर अंदर उसका सूत्र यही है कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? कंफ्यूजन। दुखी आदमी क्या बांटेगा? दुख। भ्रमित आदमी क्या बांटेगा? भ्रम। दबा हुआ क्या करेगा? दबाएगा। प्रभावित हुआ क्या करेगा? दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और सुखी आदमी क्या करेगा? सुख बांटेगा। सारी तो नहीं। हाँ जी, क्या समझ में आया इस सारी चर्चा से? इस सारी चर्चा से कुछ ध्यान गया अपनी जीवन शैली पे, है ना, अपनी व्यवहार शैली पे, अपना व्यवहार और जीवन शैली पे कितने लोगों का ध्यान चला गया? कितने लोगों को अपनी जीवन शैली में वो दिखाई दे रहा है कि कहां गैप्स है? कुछ शेयर करना चाहेंगे ताकि फ्लोर थोड़ा सा और रिच हो और हम और डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल बात कर पाए? जी, ये ना स्पीकर की तरफ आने से करेगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हेलो, अभी जो चर्चा हुई, अभी ठीक है। अभी जो चर्चा हुई हमारी आपको लग रहा था आप बोल रहे हैं, ये चर्चा आगे कोई और बोल रहा है। हाँ, कोई और बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हम इंतजार में हैं। हाँ बोलिए आप। अच्छा, आप शुरुआत कीजिए भाई साहब, बोलिए। हाँ, पहले आप बोलिए, परिचय कर दीजिए। नाम सुभाष है। सोम भैया को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन है, सम्मान है। आपसे मुलाकात हुई थी नागपुर में और आपने मुझे फोन भी किया था, आमंत्रित किया था, लेकिन ऊपर वाले के साथ में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था बीच में, जो आपको पता है। तो फिर से वही सुख अवसर मिला आपसे मुलाकात करने का। अभी जो चर्चा हो रही थी वो ये है, आप आपका परिचय बता दीजिए। नाम सुभाष है, ओडिशा से हूँ और नागपुर के शिविर में हमने कहा था हम एक व्यक्ति आए थे ओडिशा से, लेकिन 10 के बराबर हैं। तो ये बहुत बड़ी चर्चा की मामला थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हम 10 के बराबर तो है ही हैं, लेकिन ये श्रेय हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ये शोभा भी नहीं देता है अपनी मुख से अपनी गरिमा करना। ये श्रेय वहीं जाता है जहां से एनर्जी हम डिराइव करते हैं। पर तो आपने तो शिविर में पहले से ही ऐसे ही बोला था। वही तो बोल रहा हूँ। तो एनर्जी के सोर्स है, पावर हाउस है, पावर स्टेशन आप कह सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि हमारे पास जो है हम वही चीज औरों को वितरण कर सकते हैं। आज की स्थिति बहुत अफसोस के कारण बनता है, दुख के कारण बनता है, पीड़ा की फाउंडेशन वहीं से बनती है जहां पर हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो हम औरों को ना दें, या तो हमें जो चाहिए औरों से हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि और लोग हमें स्नेह करें, सम्मान करें, प्रेम करें, एंड द सेम एक्सपेक्टेशन इज विद द अदर पीपल ऑल्सो। जो सामने वाले हैं वो भी हमसे यही चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले। तो हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति एक भिक्षा पात्र पकड़ के खड़ा है कि हमें मिले, देने वाला कोई नहीं है। शायद सभी के परिवार में ये समस्या है, समाज में यही समस्या है। तो आज की जो डिस्कशन है उससे ये पता चलता है कि हम देने का स्वरूप बने, यानी दाता बने। और दाता तभी बन पाएंगे व्हेनेवर देयर इज ए रिलेशनशिप ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। प्रेम की भाव हो, स्नेह की भाव हो, सम्मान की भाव हो, तो ऑटोमेटिकली औरों की जो खामियां है वो छुप जाती है, नजर में नहीं आती है। दैट डजंट अपीयर टू बी सिग्निफिकेंट, अगर मैं सही बोल रहा हूं।
तो इस तरह से हम प्रयास करें कि हम अपने अंदर में सुधार लाएं. इफ देयर इज ए नीड फॉर रेक्टिफिकेशन देन दैट शुड इनिशिएट फ्रॉम आवरसेल्व्स ओनली. हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं. देयर इज ए नीड, लेकिन हम ढूंढते हैं औरों के अंदर, जिसके कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है. धन्यवाद जी, बढ़िया. आप कुछ और, हाँ आप कुछ कह रहे थे. अच्छा, इस विषय पर तो बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने, लेकिन अगर सोशल और सामाजिक स्तर से हम इस बात को सोचें तो अक्सर देखने को ये मिलता है कि जिसके पास एबिलिटी रहती है, देने को बहुत कुछ रहता है, प्रेम मोहब्बत प्यार और वगैरह वगैरह, लेकिन एक समाज में सर, सोशल में एक वर्ग ऐसा है, ऊपर नीचे ये सब कंपैरिजन अगर करें, कंपैरिजन की बात हुई आपकी, तो समझो कि ये मेरे पास देने के लिए बहुत है. कोई आदमी अगर फिलोसोफर है, ज्ञानी है, समझदार है, विवेकी है, ये होने के बावजूद भी एक वर्ग इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग है, उसके पास सब कुछ है, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन वो आदमी जिसके पास ये नहीं है, इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन देने को बहुत कुछ है, लेकिन इसका जो वजन है वो समाज लेवल पर या अपने विचारों से किसी और तक स्पर्शता नहीं है. ये समाज के लेवल पे एक बड़ा एक अंतर है, दोनों के बीच में गैप है, जिसपे मिल नहीं पाती. इसके बारे में जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भूमिका में वो आदमी को क्या करना थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया, फिर से एक बार बोलिए. अच्छा, शॉर्टकट में यही कह रहा हूं कि जिसके पास कुछ देने के लिए है, वो भरपूर देने की कोशिश करता है. हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग है. अच्छा, जो देना चाहता है, देने के लिए वो तत्पर है और बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन समाज के इस लेवल पर उसका वो उपस्थिति नहीं है, उसके विचार, उसके थॉट, उस देने के उसके विवेक, जो ज्ञान है, जो भी है, लेकिन एक हद तक आकर वो रुक जाता है. वो अपने आप से कुछ सहमा सा रहता है और शर्म महसूस करता है. जो दूसरा वर्ग है, स्ट्रॉन्ग वर्ग है, वो उसको स्वीकार करने में जरा हिचकिचाता है, कोई भी कारण हो. मैं आपकी बात से पहले बताता हूँ क्या समझ पाया. कि आप ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनके पास साधन है, लेकिन वो अपने साधन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं समाज के लिए, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन जो करता है, जो करता है, हाँ, जो व्यक्ति करता है, हाँ, वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है. हाँ, उसके पास वो बेस, वो स्टैंड मजबूत नहीं है कि अपने पास जो है वो देने की कोशिश करता है, लेकिन एक वर्ग है जो इसे स्वीकारता नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है. बीच में ये गैप है. हाँ, थोड़ा सा आपका किसी के पास कुछ समझ है लेकिन आर्थिक सक्षमता नहीं है, तो उसका समाज में ज्यादा अहमियत नहीं होता. समझ है, आर्थिक सक्षमता नहीं, आर्थिक सक्षमता नहीं है तो उसकी बात की ज्यादा स्वीकृति नहीं होती, और उसी की स्वीकृति ज्यादा होती है जिसके पास सक्षमता है. तो आर्थिक भाई जो आर्थिक सक्षमता. आर्थिक सक्षमता है, तो वो जो जिसके पास है समझ, सक्षमता नहीं, वो सहमा सा रहता है. ऐसा भाई का प्रस्ताव है. जिसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, समझ है, समझ है, इसका मतलब उसके पास है नहीं, उसको भ्रम है कि उसके पास समझ है. धन्यवाद. मैं आपके सामने बैठा हूं, शांति से 2 वक्त की रोटी चलती है, बचा के बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कुछ नहीं, और ऐसा मैं पिछले 25 साल से 30 साल से ऐसे ही रह रहा हूं. तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, मैं तो हजारों लोगों को देख के और अपनी जिंदगी को देख के कह रहा हूं कि यदि हमारे पास आर्थिक सक्षमता नहीं है लेकिन समझ है, तो समझ किसको बोल रहे हैं? समझ किसी थियरी को नहीं बोल रहे हैं, समझ किसी फिलॉसफी को नहीं बोल रहे हैं. समझ ये कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार में बढ़िया से जी सकता हूं, तुमको बता सकता हूं कि तुम भी कैसे जी सकते हो, इसका नाम समझ है. तो यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार में अपने मित्रों के साथ ठीक से जी पाता है, उसको ऐसा जी पाने की समझ है, दूसरे को ये भरोसा, हाँ जी, कोई मोबाइल चालू है,
दूसरे को ये भरोसा दिलाता है कि तुम भी जी सकते हो। कौन ऐसा भरोसा पाना, यदि वो उसको भरोसा पाना पाता है तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। तो मेरे को लगता है कि शायद हमको लगता है, एक्चुअली क्या है कि जिनको लगता है कि उनके पास समझ नहीं है, समझ है लेकिन पैसे नहीं, पैसे कम हैं इसलिए लोग नहीं सुनते हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनको लोग सुनते हैं। इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी प्रभाव तो पैसे का ही है, समझ का प्रभाव उसके साथ दिखाई दे नहीं रहा है। यही सवाल था। तो ऐसा वो मानता है कि उसके पास समझ है, पर एक्चुअली है नहीं, क्योंकि प्रभावित तो वो भी पैसे वाले से ही। पैसे वाले से प्रभावित होना नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों ही अपने आप में रिएक्शन है। कई लोग अमीरों को गाली देके खुश होते हैं, वो भी गलत है। तो अल्टीमेटली वो भी एक मानव है, और किसी ने कोई उपलब्धि पाई है, उसका एक सकारात्मक सम्मान हो सके, सकारात्मक नियोजन हो सके, कम से कम समझ वाला व्यक्ति उससे नेगेटिवली प्रभावित नहीं होगा, वो उसको भी प्यार कर पाए। समझ का मतलब है कि अपने से ज्यादा पद और पैसे वाले के प्रति भी अपने दिल में प्यार रख पाए, उनका भी वैसे ही सम्मान कर पाए जैसे बाकी लोगों का करता है। अपने से अधिक का, जिसको आप अधिक बोल रहे थे, यदि अधिक है तो फिर उनके शरण में ही जाना बनता है। यदि वो सही अर्थों में आप अधिक हैं तो उनको प्यार करना बनता है। तो अपनी ही मानसिकता में सारी चीजें तय हो जाती। चलिए, काफी अच्छा रहा। हाँ जी, इस सारी चर्चा से क्या निकला, मैं इस सारी चर्चा को थोड़ा क्लोज करने की तरफ ले चलता हूं। हम क्या चाहते हैं इसको टोटलिटी में, समग्रता में एक बार देख लेते हैं, फिर अगले 5 दिन कोशिश करेंगे उस बात को छूने का। देखिए, मैं मूल में क्या चाहता हूं, तो मेरा मूल स्वरूप कैसा है और जिंदगी का क्या मतलब है। मेरे को लगता है कि इस दोनों पक्षों को देख लेते हैं। मैं जो आपसे कहूंगा शब्द से है, आप तक वो बात पहुंच जाए। मैं आपको रिपीट करने के लिए बोलूंगा। रिपीट करने बोलने का एक ही मतलब है, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। आप सुन पा रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं आप तक पहुंच पा रहा है। ब्रेक कैसे हो गया इतनी जल्दी? नहीं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेंगे। नहीं, चाय तो पर बन गई होगी, करना पड़ेगा। तो ऐसा करिए, नहीं फिर मैं बोलूंगा तो फिर एक फ्लो में बोलूंगा। तो ऐसा करिए, आप चाय तो रेडी है, आपने घड़ी देख के किया है कि रेडी है चाय? नहीं तो एक बार इंफॉर्मेशन ले लीजिए, चाय रेडी है कि नहीं है भाई। ठीक है, तो अभी टाइम है। गुड, बढ़िया। तो अभी जो कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, और उससे हमारी जिंदगी का एक दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टिकोण बदलेगा तो हम घटनाओं को लेने की हमारी दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि बदलेगी तो जैसे हम कल तक सुखी दुखी हो रहे हैं उसकी बजाय हम उसको पॉजिटिवली ले पाएंगे और अपनी जिंदगी में उसको बेहतर, उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही सदुपयोग कर पाएंगे कि पेट्रोल खत्म होने से डरना है कि पेट्रोल खत्म होने से अपने को उसको थैंक बोलना है और पेट्रोल पंप पे जाना है। फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, कोरोना काल में काफी समय घर पे रहना हुआ, और एक छोटी सी घटना घटी जिसने मेरे को बहुत एक अच्छा सोचने का दृष्टिकोण दिया। अब जब यही काम करते हैं तो यही सोचते रहते हैं। तो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि यदि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। हाँ जी, बच्चों को थोड़ा सा पीछे घुमा लीजिए। देखो, बच्चे की गलती नहीं है, थोड़ा बच्चे को लेके एक जन थोड़ा सा पीछे पीछे घूम लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात। अब कहाँ याद है हम सबको, हम लोग भी ऐसी बचपन में रोए होंगे। तो किसी एक दिन परिवार में नाश्ते की टेबल पे बैठा था, और टेबल नाश्ता आने को था। तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यदि ये प्रकृति अपने आप में इतनी पूर्ण है
यदि ये प्रकृति अपने आप में इतनी पूर्ण है और बाकी सभी इकाइयों को देखें तो उनकी यात्रा वो सहज रूप से हो रही है। कोई पेड़ पौधा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई नहीं देता है, हाथी शाकाहारी है, कभी खेती नहीं करता, कभी भूख से मरता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये आदमी क्यों इतना दुखी दिखाई देता है? या आदमी की जागृति की यात्रा इतनी स्ट्रगल के साथ क्यों है? ऐसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते वो संयोग था कि उससे कुछ दिन पहले मैंने वो गुड न्यूज नाम की एक फिल्म देखी थी। गुड न्यूज कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूं। उसमें एक प्रेग्नेंट महिला की कहानी है और वो 9 महीने के दौरान किस किस उतार चढ़ाव से गुजरती है, ऐसा उसमें कुछ कहने की कोशिश। तो कभी हम भी बाप बने थे, पर उस समय हम तो जिंदगी की उठापटक में इतने ज्यादा व्यस्त थे या परेशान थे, तो कभी ऐसा ध्यान नहीं किया कि पत्नी कैसे कैसे किन भाव से गुजरी। तो उस फिल्म को देख के मेरा ध्यान इस बात पे गया कि 9 महीने लगातार शरीर का पतला मोटा होना, मूड का स्विंग होना, खाने पीने में कम ज्यादा होना, कभी वॉमिटिंग होना। तो एक महिला को देखेंगे तो वो 9 महीने और कोई तो ज्यादा, कोई कम, काफी सारे उतार चढ़ाव से गुजरती है। कभी सामान्य सोचो तो हमारे हाथ पे वो क्या बोलते हैं, ततैया काट जाता है ना, वो लाल वाला जो रहता है ना, वो डंक मार देता है। क्या बोलते हैं गुजराती में? मधुमक्खी टाइप, कांडर। तो इतना मोटा सूज जाता है, तो उसी को लेके इतने परेशान रहते दिन भर। एक तो सूज गया है, और जिसको डिलीवरी होनी है उसको तो पेट ऐसा और शरीर ऐसा, तो उसको कैसा लगता होगा। तो फिर भी घर का माहौल कैसा रहता है? कुछ है ही नहीं। और वो खुद भी कैसा रहती है? खुश ही रहती है ना। तो प्रेग्नेंट महिला भी सारे मानसिक शारीरिक उतार चढ़ाव के बावजूद खुश ही रहती है, कम और ज्यादा। कभी ज्यादा कोई शारीरिक कष्ट हो गया तो अलग बात है, मानसिक रूप से तो प्रॉब्लम में नहीं है। और घर के सारे लोग भी खुश ही रहते हैं, जबकि वो काफी उठापटक से गुजर रही है शारीरिक रूप से देखें तो क्यों ये इतने सब आराम में है? क्यों ये सब लोग इतने आराम में हैं? क्यों वो महिला खुद भी आराम में है मानसिक रूप से? क्योंकि वो गुड न्यूज है। गुड न्यूज का मतलब मेहमान घर में आने वाला है और जो कुछ ये घट रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो 2 घटनाएं हुई, एक तो मैं पार्ट ऑफ द प्रोसेस को समझ पा रहा हूं, दूसरा उस घटना के फलस्वरूप क्या होने वाला है उसकी खुशी मेरे पास है। बात ध्यान में आ गई? किसी घटना के प्रोसेस को समझ पाना और उस घटना से पैदा होने वाले फल की खुशी मेरे पास होना, उसके फल की समझ मेरे पास होना, या फल की समझ होने से प्रोसेस की स्वीकार्यता मेरे पास होना। पहुंचा? बात पहुंची? हम 80 साल की जिंदगी जी रहे, क्या फल आने वाला है? ये 80 साल की उठापटक, इसमें कौन सा फल लगने वाला है? मैं जहां रायपुर में रहता हूं, वो मैं और एक हमारे मित्र हैं, वो 16 एकड़ का फार्म है जिसमें करीब 700-800 आम के पेड़ हैं और उनके चारों तरफ घूमने के लिए रोड बनी हुई। तो मैं अक्सर जब शाम को घर रहता हूं तो मैं घूमता हूं। वो पेड़ हमारे ही हाथ से लगाए हुए हैं, हमारे ही मित्रों के हाथ से लगाए हुए। तो मैं सोचता हूं कि अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ हैं, इनका फल तो आ गया। ये आम का पेड़ लगाया, 6 साल में 4 साल में आ जाता है। हमारा फल कब आएगा? मेरी जिंदगी पे फल कब लगेगा? बच्चे का पैदा होना ये शरीर पे लगने वाला फल है कि मानव पे लगने वाला फल है? बच्चे का पैदा होना शरीर का फल है कि मेरा फल है? शरीर का फल है। शरीर पे भी निश्चित आयु में फल लग जाता है और 9 महीने में फल, है ना, बोने से लेके और
डिलीवर होने तक फल हाथ में आ जाता है। तो कभी तो सवाल खड़ा होता है, यार जिंदगी में क्या पाया, क्या निकला, मेरी जिंदगी में फल कब लगेगा। और जब पुराने जमाने में ज्यादा था, अब तो वो सब बातें नहीं रही। जिस महिला को बच्चा पैदा नहीं होता था उसको बांझ बोलते थे। बांझ गुजराती में क्या बोलते हैं? बांझिया। और उसको बड़ा खराब मानते थे कि कोई बच्चे पैदा नहीं कर पाता है, मतलब उसकी जिंदगी में, उसके शरीर में वो फल लगने लायक नहीं है, तो कोई कमी है। हमारी जिंदगी में फल नहीं लग रहा है तो कोई कमी है कि नहीं है? कमी है। उसी बांझपन को हम सारे मानव ढोते हैं। क्या बांझपन? क्या फल लगेगा हमारी जिंदगी में? क्यों जी रहे 80 साल? क्यों इतनी उठापटक? क्यों इतनी मेहनत? जिंदगी में कोई फल लगता है कि नहीं लगता है? कि किसी माँ से पैदा हुए, रोए गए, स्कूल चले गए, मारपीट खा के पढ़ाई वढ़ाई कर लिए, उसके बाद किसी कंपनी में गए, रोते गाते 4 पैसा कमाए, शाम को घर लौटे, टंकी भरी, सो गए, सुबह उठे, टंकी खाली करी, फिर टंकी भरी, फिर अगले दिन टंकी भरने के लिए निकल गए और नई टंकियां पैदा कर दी। तो अपनी टंकी भरते रहना, नई टंकियां पैदा कर देना, और उन टंकियों को भी अपनी टंकी भरने लायक योग्य बना देना। क्या इसी का नाम जिंदगी है? तो जिंदगी पे कौन सा फल लगने वाला है? देखो, ये सन्नाटा ही हमारी जिंदगी का दुख है। पति दुख नहीं है, पत्नी दुख नहीं है, सास दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, बाहर कोई दुख नहीं है। दुख है तो केवल ये सन्नाटा। क्या फल लगता है मानव की जिंदगी में? तो मानव की जिंदगी में क्या फल लगता है उसको बताता हूं। देखो, जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मन है, मेरा मन काम को नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं मन भी नहीं हूं। जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरे विचार हैं, इसका मतलब मैं विचार भी नहीं। जब मैं ये कहता हूं कि मेरी इच्छाएं हैं, तब मैं इच्छाएं भी नहीं हूं। जब मैं कहता हूं कि ये मेरी समझ है, तो मूल में मैं समझ भी नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं, और मैं कहां हूं, और मैं कैसा हूं, है ना? तो फाइनली मैं अपने आप को पाना चाहता हूं। मैं अपने आप को पा जाऊं। देखो, कोई हमारे पैर छूता है, नमस्कार करता है, तो हमको क्यों अच्छा लगता है? कोई हमारे नमस्कार करता है, पैर छूता है, तो हमको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जिस क्षण कोई मेरे पैर छूता है, मेरे को नमस्कार करता है, उस क्षण मेरे को ऐसा स्वीकार होता है कि किसी ने मेरे को स्वीकारा है, मेरे वजूद को स्वीकारा है, मेरे होने को स्वीकारा है। तो किसी ने मुझको स्वीकारा है, उससे मुझको खुद को अपने होने का एहसास मिलता है, और उसमें हूं। किसी ने मेरे पैर छुए तो मुझको अपने होने का एहसास होता है कि मैं कोई ठीक ठाक आदमी हूं, मैं कोई बड़ा आदमी हूं। ये कुछ देर मेरे होने का एहसास मेरे लिए इतना सुखदाई होता है। तो मैं दूसरों से सम्मान इसलिए पाना चाहता हूं क्योंकि मुझको अपने होने का पता तब चलता है जब दूसरा मेरे को सम्मान देता है। तो ये जो मेरे को अपने होने का एहसास है, मैं इस एहसास को पाना चाहता हूं, मैं इस होने को पाना चाहता हूं। मैं हूं, इसका मेरे को क्लियरली पता नहीं है। मैंने स्वयं को शरीर माना है, लेकिन शरीर मान के मेरी कोई तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैंने अपने आप को मन माना है, मनमानी करके भी मैंने देख लिया है, उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है। मैंने अपने आप को विचार माना है, अपने विचार से लोगों को प्रभावित होते हुए देख लिया है, पर बाद में जब मैं अकेले में बैठता हूं तो मैं खुद ही उन विचारों से प्रभावित नहीं होता। जब मैं अकेले में बैठता हूं तो मैं क्या चीज से प्रभावित होता हूं, तो पता चलता है कि मैं उन विचारों से भी प्रभावित नहीं होता। मेरी तमाम इच्छाएं पूरी हुई हैं। जिन इच्छाओं को मैंने सोचा था कि ये इच्छाएं पूरी होने से जिंदगी बन जाएगी,
जब वो इच्छा पूरी हो गई है तो पता चला है कि ये वो नहीं है जिसकी मुझको तलाश थी, या अभी फिर नई इच्छा खड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मैं इच्छा भी नहीं हूं। तो मूल में मैं जो हूं उसका स्वरूप कैसा है, तो उसका स्वरूप के बारे में कहा कि मैं जो हूं, मैं कोई ऐसी ताकत हूं जो नित्य शांत हूं। नित्य मतलब उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं है, वो केवल वर्तमान है। मैं नित्य शांत हूं। मैं नित्य शांत हूं ये तभी संभव है जब बाहर की कोई भी नेगेटिविटी मुझको टच नहीं करती है। मैं शांत तभी हूं कि मैं अशांत को शांत कर पाता हूं। मैं शांत तभी हूं जब मेरा व्यवहार, अभी हमारा व्यवहार हमको नियंत्रित करता है कि हम व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। लोग क्या कहेंगे से हम नियंत्रित होते हैं, इसका मतलब मैं व्यवहार का गुलाम हूं। मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं कि व्यवसाय मुझको नियंत्रित करता है। मैं व्यवसाय का गुलाम हूं। मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं कि व्यवस्था मुझको नियंत्रित करती है। व्यवस्था मुझको नियंत्रित करती है, मैं व्यवस्था का गुलाम हूं। मैं व्यवस्था का गुलाम हूं, मैं व्यवहार का गुलाम हूं, मैं विचार का गुलाम हूं। तमाम नेगेटिविटी और एक्साइटमेंट मेरे को प्रभावित करते हैं। मेरा सुख, मेरा होना, मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में है कि दूसरों के हाथ में है? ये दूसरों के हाथ में है। मैं लगातार हिलता डुलता रहता हूं। मैं अपने आप को सफल महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसी बीच में मेरा दोस्त आ गया, उसकी सफलता को देख के मेरी असफलता गायब हो गई। मुझको लगता है कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ और मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। तब तक मेरा दोस्त आता है, वो कहता है कि वो बोल के चला जाता है कि मैं तो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, तो मेरी सारी जिंदगी असफल हो जाती। मैं अकेले में बैठ के मुझको लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, और कुछ देर बाद मुझको अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो मुझको लगता है कि मैं तो कितना खराब आदमी हूँ। तो मैं कभी सही आदमी हूँ, मैं कभी खराब आदमी हूँ, मैं कभी सफल आदमी हूँ, मैं कभी असफल आदमी हूँ। मेरे भाव और विचार में लगातार ये हिलन डुलन बना ही रहता है। ये जो मेरे भीतर असंतुलन है, ये जो मेरे भीतर हिलन डुलन है, यही मेरे अस्तित्व का संकट पैदा करता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो मैं अपने उस होने के स्वरूप को पा जाता हूं जिसमें कभी हिलना डुलना नहीं होता है, जो हमेशा स्टेबल बना ही रहता है, जहां हमेशा शांति बनी ही रहती है, जो किसी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता है। मैं उस स्थिति को पाना चाहता हूं। वो फल, ऐसा कोई फल मेरी जिंदगी पे लगता है, ऐसा कोई फल मेरी जिंदगी पे लगने वाला है, और मेरे को इसमें कोई शंका नहीं है कि जो कुछ भी आज घट रहा है ये उस फल से संबंधित है। तो मैं प्रक्रिया को समझ पाता हूं। फिर सास ने ऐसा क्या बोला, और पति ने क्या बोला, और बहू ने क्या बोला, और ऑफिस ने क्या बोला, और ये राजनीति कैसे चल रही है, और ये देश कैसे चल रहा है, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मानव की 2 लाख साल की यात्रा में मानव अभी कहां तक पहुंचा है, आगे इसकी दिशा कहां जाएगी, ये सारा मेरे को दिखाई देता है, समझ में आता है। तो मैं घटनाओं से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता, मैं घटनाओं को पॉजिटिवली ले पाता हूं, उनके सकारात्मक स्वरूप में ले पाता हूं, और मैं किसी ऐसी स्थिति को पा जाता हूं जहां मैं नित्य शांत हूं, जहां कोई भी नेगेटिव प्रभाव मेरे को छूता नहीं है, बल्कि जो नेगेटिव है मैं उसको पॉजिटिव बना लेता हूं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाता हूं। मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूं, मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं, मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं। मैं कोई अपने आप में बड़ी चीज हूं, मैं उस बड़प्पन को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। मेरी जिंदगी पे कोई बड़ा फल लगने वाला है, उस बड़े फल की तैयारी में जो कुछ आज घट रहा है ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या होगा जिंदगी में? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है जिंदगी में? ज्यादा से ज्यादा 4 काम होते हैं। शरीर बीमार होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। पैसा कम होता है, पैसा ज्यादा होता है। थोड़ा माला वाला कोई गले में डाल देता है, कोई उतार लेता है। कोई सम्मान दे देता है, कोई नहीं देता है, कोई थोड़ा बहुत अपमान कर देता है। तो मान सम्मान, पैसे का आना जाना, स्वास्थ्य का कम ज्यादा होना, इससे ज्यादा और क्या होता है? इससे ज्यादा कोई घटना नहीं घटती है। बोले शनि की 7.5 लगी है, शनि को मुझसे क्या बैर है कि मेरे पीछे पड़ा है?
तो शनि की 7.5 आपको तंग करने के लिए नहीं आती है। तमाम परिस्थितियां, हमारी जिंदगी की तमाम परिस्थितियां का इतना ही मतलब है, कभी शरीर बीमार हो गया तब तुम नित्य शांत हो के नहीं हो, कभी शरीर बहुत स्वस्थ रहा अब तुम कैसे हो, कभी बहुत सम्मान मिला कभी हवा निकल गई, कभी बहुत पैसा आया कभी हवा निकल गई। इन सारी परिस्थितियों का, मैं इन सारी परिस्थितियों का दृष्टा हूं, मैं इन सारी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। मैं कोई इतनी बड़ी रियलिटी हूं, वो जो बड़ी रियलिटी है उसको पाने को, उसको अनुभूत करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जिंदगी है। तो जिंदगी अपने आप में गुड न्यूज है। और सारे ये बच्चे पैदा करना नई गुड न्यूज के लिए संभावना है। ये फोकट में पैदा नहीं हो रहे हैं। खुशी मनाने गए थे, बीच में बच्चे टपक गए। यदि समझ के, यदि सही अर्थों में समझ के जाएंगे, समझ के करेंगे तो समझ में आएगा ये जिंदगी अपने आप में गुड न्यूज है। उस गुड न्यूज का पता नहीं है, इसलिए उसकी प्रक्रिया का भी पता नहीं है, इसलिए उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसकी मान्यता, उसकी कंडीशनिंग। क्योंकि अपनी जर्नी का पता नहीं है तो दूसरे की जर्नी का भी पता नहीं है, तो साथ में चल के चलने का भी पता नहीं। कितने लोगों तक बात पहुंची? लिख लीजिए एक बार, क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से, क्या समझ में आया उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। सुबह से हमने 3 बातें की हैं। मानव गलतियों से नहीं सीखता, मानव हमेशा सही से सीखता है, सही ही करना चाहता है, हर बार सही ही करने की तरफ कदम उठाता है। मानव समस्याओं से पीड़ित नहीं होता, समाधान का ना होना उसकी पीड़ा है। जिंदगी में कोई बैड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज पता नहीं है, इसलिए प्रक्रिया का पता नहीं है, इसलिए बहुत सारी घटनाओं को हम बैड न्यूज के रूप में देखते हैं। क्या बोलना है कुछ? 5 मिनट रुक। हाँ जी, 5 मिनट में लिख डालिए इस पूरी बात को अपने शब्दों में, क्या आप तक पहुंचा।
हाँ जी, तो ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो आप में से कुछ लोग इसको सभा के लिए शेयर करेंगे कि जिंदगी पे क्या फल लगता है और सारी जिंदगी क्या चीज है, और यदि जिंदगी का फल समझ में आएगा तो कैसे हम उसको लेंगे। और फिर सारे लोग एक बार आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो जितनी बात ध्यान में आई है, यदि एक बार आप चाय पीते पीते अपने में उसको रिस्टोर कर लें और अपने में एक बार उसको देखें क्या मेरे तक पहुंचा है। जब दूसरे को बोल के बताते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि मेरे तक क्या पहुंचा है, क्या नहीं पहुंचा है। अपनी कल्पना में हमको लगता ही रहता है कि हाँ मेरे तक तो पहुंच गया है। तो एक बार कुछ लोग सभा के लिए बोलेंगे और फिर कुछ लोग, फिर सभी लोग फिर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऐसा हम लौट के करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।